हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूलकिट को सीखने वाले हैं। ये रिडक्स टूलकिट लाइब्रेरी हमारे रिएक्ट के ऐप में स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज करके क्रड ऐप बनाएंगे और रिडक्स टूलकिट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडक्स टूलकिट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम रिडक्स टूलकिट को सीखते हैं। तो सबसे पहले रिडक्स टूलकिट की हम लोग ज़रूरत देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रिएक्ट के 3 कंपोनेंट हैं। जैसे यहाँ पर है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ये हमारे पास रिएक्ट में 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ये हमने 3 कंपोनेंट बना दिए हैं। ये रिएक्ट के कंपोनेंट हैं। यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3। ये हमारा एक एरे है। ये एरे हमने सपोज कीजिए कि कंपोनेंट ए में इनिशियलाइज किया है, पर हमें इसकी ज़रूरत कंपोनेंट सी में है। तो हम इस डेटा को कंपोनेंट सी में कैसे पास करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा तो अभी कंपोनेंट ए में है। तो उसे पास करने के लिए हम सबसे पहले कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में प्रॉप्स के थ्रू इस लेट ए को पास करेंगे। ठीक है। फिर कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी में प्रॉप्स के थ्रू इस लेट ए को पास करेंगे। तो इसे पास करने के लिए पहले हमें कंपोनेंट ए में डेटा पास करना पड़ेगा, सॉरी कंपोनेंट बी में। फिर कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी में डेटा पास करना पड़ेगा। तो अभी तो ये इजी लग रहा है, पर एज्यूम करिए कि यहाँ पर हमारे पास बी स्टेट है। तो अब बी स्टेट के लिए अब मेरे पास यहाँ पर 20 स्टेट हैं। तो अब मुझे यही काम 20 स्टेट के लिए करने हैं। तो यहाँ पर हमें 20 प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, ये दोनों जगह। और इस प्रॉप्स की हमें सिर्फ सी में, कंपोनेंट सी में ज़रूरत है और ए में ज़रूरत है, तब भी हम लोग बी में पास करेंगे। क्योंकि हमें डेटा को सी में पास करना है तो डायरेक्ट पास कर नहीं सकते, क्योंकि ए का चाइल्ड बी है और बी का चाइल्ड सी है। तो हम लोग डायरेक्ट तो सी में पास कर नहीं सकते डेटा, तो बी में पास करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जब ज़्यादा डेटा हो जाए तो हम लोग कैसे पास कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। तो ये रिडक्स टूलकिट हमारा क्या करता है कि सबसे पहले एक हमें स्टोर बना के दे देता है। इस स्टोर में हमारे सारा डेटा रहता है, कोई भी, जैसे यूजर्स का डेटा हो गया, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसका डेटा हो गया, वो सब हम लोग इस स्टोर के अंदर रख सकते हैं। और हम सारे कंपोनेंट के जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें हम प्रोवाइडर लगा सकते हैं और उसमें ये सारी स्टोर को हम पास कर देंगे। ठीक है। और ये प्रोवाइडर यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब इस डेटा को हमें तीनों कंपोनेंट में प्रॉप्स के थ्रू पास करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मुझे यहाँ पर इस ए को चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करूंगा और सी में इस डेटा को ले सकता हूँ। फिर अगर मुझे ए में चाहिए होगा तो वही फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं ए में भी ले सकता हूँ। इस तरीके से ये अपने काम को आसान बनाता है। अभी मैं कोड करूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसी तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी काम करती है, पर लार्ज स्केल पे वो इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट रिडक्स टूलकिट का यूज करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे पास ये 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। तो रिडक्स टूलकिट क्या करेगा कि एक स्टोर बना के दे देगा हमें और यहाँ पर हम लोग प्रोवाइडर लगा देंगे, यहाँ पर भी। तो अब ये स्टोर में जितना भी हमारे डेटा होंगे उसे हम कंपोनेंट ए में, बी में
और सी में बिना कोई प्रॉप्स पास किए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कोड। तो कोड देखने से पहले हम लोग रिडक्स टूलकिट की वेबसाइट पे जाएंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ रिडक्स टूलकिट की वेबसाइट पे आ गए। हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी होगी कि हमें रिडक्स टूलकिट को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वीट का यूज करके सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लिया है रिएक्ट का। अगर आपका बाकी हो तो आप पहले ये प्रोजेक्ट बना लेना। फिर उसके बाद मैंने इसमें CSS के लिए टेलविन CSS का यूज किया है, वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, आप वो भी कर लेना। तो वो मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद आपको टर्मिनल में ये दोनों कमांड को पेस्ट करना है, npm install @redux.js toolkit और npm install react redux। ये जो redux toolkit है वो react redux पे ही बनी हुई है। इसके जैसे हम लोग बाहर ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है, मोर वर्क विथ लेस कोड। हमें redux जो react redux था उसमें हमें बहुत ज्यादा कोड करना पड़ता था, पर अब redux toolkit में हमें कोड करना कम हो गया है और सिंपली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों कमांड अपने टर्मिनल में पेस्ट करने ला और इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले ही कर लिया है और यहाँ पर सिंपली ऐप को रन कर दिया है। तो इसका आउटपुट देख लेते एक बार। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस दिए उसे फॉलो करके रिडक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि हमें एक स्टोर बनानी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले बताया था। वो कैसे बनेगी, कॉन्फ़िगर स्टोर से। फिर रिड्यूसर बनाने पड़ेंगे और फिर स्लाइस बनाने पड़ेंगी और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्विक स्टार्ट पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसी प्रोसेस यहाँ पर दिए वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है कि हमें एक स्टोर बनानी है। कैसे बनाएंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर करके हम लोग अपनी स्टोर बनाएंगे। तो वो बनाते हैं। तो यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर एक हम लोग नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम रख देते हैं रिडक्स। इसमें हमारे रिडक्स का डेटा सब रहेगा और इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं store.js। और एक हम लोग स्लाइस बनाने वाले हैं। तो पहले ये बना लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करने पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्टोर को। तो कॉन्फ़िगर स्टोर ये हमारे कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम @redux toolkit। तो हमने सिंपली कॉन्फ़िगर स्टोर कर लिया है। अब स्टोर बनाएंगे तो कॉन्स्ट स्टोर कहाँ से आएगा, रिडक्स टूलकिट में से। तो कॉन्फ़िगर स्टोर। अब यहाँ पर हम लोग रिड्यूसर देते हैं। अभी हमने कोई भी रिड्यूसर बनाया नहीं है तो यहाँ पर अभी कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये हमने सिंपली स्टोर बना दिए और इस स्टोर को एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको उस समझाया था, तब बताया था कि ये स्टोर को हम लोग प्रोवाइडर में पास करते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे। अभी मैंने सिंपली ये स्टेप यहाँ पर जो दिया था वो फॉलो कर लिया है। अब इसके बाद क्या बोला है कि आपकी जो मेन फाइल है उसमें आपको प्रोवाइडर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो मेरी मेन जेएक्स है इसमें से सबसे पहले ये स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लगाएंगे हमारा प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, ये प्रोवाइडर हमारा आएगा रिएक्ट रिडक्स में से। तो यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करते हैं प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ये हमने प्रोवाइडर यहाँ पर लगा दिया है और इसके अंदर हम लोग अपने स्टोर को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे अपने जो स्टोर बनाई थी वो, और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुकी है। इस तरीके से हमने सिंपली स्टोर बना दिए। और यहाँ पर देखिए
टर्मिनल में आ गया न्यू डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइज @redux.js टूलकिट। इस तरीके का आ गया, मतलब हमारी रिडक्स की स्टोर डिफाइन हो चुकी है। अब आगे की प्रोसेस क्या करिए वो देखते हैं। अब हमें स्लाइस बनानी है, जैसे यहाँ पर काउंटर स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक क्रिएट स्लाइस फंक्शन को कॉल किया है और उसमें हमने नेम, इनिशियल स्टेट और कुछ रिड्यूसर दिया है, जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट नाम के फंक्शन है। तो ये क्रिएट स्लाइस क्या होता है वो देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रिएट स्लाइस को समझते हैं। तो हमारा स्लाइस क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग सिंपली स्लाइस कहते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्स टूलकिट में इस क्रिएट स्लाइस की क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टोर होती है, इसमें हमारा सारा डेटा रहता है, जैसे यूजर का डेटा हो गया, प्रोडक्ट का डेटा हो गया और हमारे पास एक कार्ट है उसका डेटा हो गया। अब इसे हम लोग स्टोर में रखते हैं, पर हम लोग डायरेक्टली नहीं रखते, इसे हम लोग स्लाइस में डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूजर का डेटा रखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा रखेंगे और कार्ड्स का। इस तरीके से हम लोग इस स्टोरेज को डिवाइड कर देते हैं, मतलब सबकी स्लाइस बना देते हैं। जैसे ये हो गई यूजर की स्लाइस, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की स्लाइस और ये हो गया हमारा कार्ड की स्लाइस। अब ये स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा क्रिएट स्लाइस होता है उसके अंदर सबसे पहले हम क्रिएट स्लाइस का नेम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूजर की बनाते हैं, तो इसका नेम क्या रख देंगे हम लोग, यूजर। ठीक है। अब इसमें हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू यहाँ पर जैसे यूजर की दे देंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें उसका नेम और बहुत सी डिटेल्स यहाँ पर होगी। उसके बाद हमारे पास बनते हैं रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर क्या होते हैं कि हम लोग इस यूजर स्लाइस के डेटा को, ये यूजर स्लाइस के डेटा को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर रिड्यूसर में हम लोग लॉगिन यूजर, रजिस्टर यूजर, ऐसे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं और यहाँ पर अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रिएट स्लाइस का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्रड बनाने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि क्रड की स्लाइस हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्लाइस को क्रिएट करेंगे क्रिएट स्लाइस से। उसके अंदर सबसे पहले उसका नाम रखेंगे, तो हम नेम रख देंगे क्रड और उसके बाद वहां पर हम लोग इनिशियल वैल्यू देंगे। हम लोग इनिशियल वैल्यू सिंपली हमारे पास पर्टिकुलर आइटम होगा तो हम आइटम का एरे दे देंगे और हमारे पास रिड्यूसर होते हैं। रिड्यूसर में हम लोग इस स्टेट को अपडेट करने के लिए जो भी फंक्शन बनाएंगे वो सब हम लोग रिड्यूसर में बनाएंगे। अब हमारे पास हम लोग क्रड बनाने वाले हैं, तो कौन कौन से फंक्शन हमारे यूज होंगे। तो सबसे पहले एक क्रिएट के लिए, एक अपडेट के लिए और एक डिलीट के लिए हम 3 फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहला होगा ऐड आइटम वाला, दूसरा होगा अपडेट आइटम वाला और तीसरा होगा डिलीट आइटम वाला। और ये सारे फंक्शन हमारे कहाँ पर होंगे, रिड्यूसर के अंदर। और इससे हम लोग अपनी इस स्टेट को अपडेट करेंगे। ये जो स्टेट है इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रिएट स्लाइस का यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कोड पे और देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले उसने क्या किया है, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। जो हमारी स्लाइस है वो रिडक्स टूलकिट में से इंपोर्ट कर लिए और इसका यूज किया है। तो हम लोग पहले ये अपनी एक स्लाइस बनाते हैं। स्लाइस का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग क्रड स्लाइस बना देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं क्रड स्लाइस .js। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसे, क्रिएट स्लाइस को। कहाँ से, रिडक्स टूलकिट में से। ठीक है। अब एक कॉन्स्ट स्लाइस बनेगी जिसका हम लोग नाम रख देते हैं क्रड स्लाइस। अब इसमें हम लोग क्रिएट स्लाइस को कॉल कर देंगे और सबसे पहले हम लोग इस स्लाइस का नेम देंगे।
तो इसका नेम क्या रख देते हैं, क्रड। अब यहाँ पर ये नेम क्यों देते हैं वो आपको मैं अभी थोड़े समय बाद बताऊंगा। अब उसके बाद इनिशियल स्टेट, आपकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगी जब जैसे फर्स्ट टाइम आपका कौन सा डेटा रहेगा, तो हम लोग के पास क्रड के लिए सिंपली एक आइटम होगा जो एम्प्टी एरे होगा, इसमें हमारे सारे डेटा रहेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, रिड्यूसर। इस रिड्यूसर में हमारे फंक्शन बनेंगे, उसमें क्या होगा, ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन होगा, ठीक है। फिर एक होगा फंक्शन हमारा डिलीट आइटम के लिए, एक फंक्शन होगा अपडेट आइटम के लिए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शन होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने ये क्रड स्लाइस किया है ना, इसे एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर इस फाइल को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसमें से क्या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, क्रड स्लाइस के जो हमारे रिड्यूसर हैं उसे। तो क्रड स्लाइस डॉट रिड्यूस, इसे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर हमने देखो, हमने जिस नाम की अपनी स्लाइस बनाई थी उसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है, और ये जो हमने फंक्शन बनाए हैं रिड्यूसर के अंदर उसे जैसे हमने यहाँ पर क्रड स्लैश डॉट एक्शन करके ये फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर क्या किया है, खाली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है, तो इसे हम लोग कहीं इंपोर्ट भी तो करेंगे, वो देखते हैं कि कहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोड पे जाएंगे अपने, और जो ये हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है हम अपने स्टोर में जाएंगे, हमने इसीलिए ये रिड्यूसर बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है उसे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट क्रड फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये, हाँ सिंपली क्रड लिखते हैं, ये आएगा हमारी डॉट स्लैश क्रड स्लाइस फाइल में से डॉट जेएस। अब ये रिड्यूसर के अंदर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हम लोग आइटम, ये क्या है कि हमने ये स्टोर बनाई थी उसके अंदर सबसे पहली स्टोरेज हमने क्या बना दी है अभी, आइटम। अब इसमें क्या रहेगा, हमारे ये क्रड का डेटा, और क्रड में हमने क्या पास किया था, जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमने क्या दिया, इनिशियल स्टेट में आइटम, तो यहाँ पर आइटम आइटम दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रड डेटा। इस क्रड डेटा में इनिशियल स्टेट में क्या दिया है हमने, आइटम। तो यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे कि जो हमने स्टोर डॉट क्रड डेटा डॉट आइटम, और जैसे मैंने यहाँ पर एक नई स्टेट बना दी, जैसे इस लोडिंग, कुछ भी बना देता हूँ मैं, हाँ एरर बना देता हूँ। तो अगर मुझे इसे एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे कि क्रड स्टेट डॉट क्रड डेटा डॉट एरर जो हमने दी थी, अब इसके अंदर हमारी मल्टीपल स्टोर हो सकती है। अभी तो क्रड देता है, अगर मैंने यूजर के लिए स्लाइस बनाई होती कि कौन सा यूजर लॉगिन है तो उसका यहाँ पर बना के, और जो मैंने यूजर डॉट स्लाइस को यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया होता वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता और दे देता, तो हमारा क्रड का डेटा होता, यूजर का डेटा होता, कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसका डेटा होता। इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल डेटा पास कर सकते हैं। हम लोग मेनली एक ही स्टोर बनाते हैं, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, और उसके अंदर हम लोग ऐसे मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं। हर चीज का अलग अलग डेटा यहाँ पर स्टोर हो सकता है, जैसे मैंने क्रड का किया है, प्रोडक्ट का कर सकते हो आप लोग, यूजर्स का कर सकते हो, और किसी भी चीज का यहाँ पर डेटा आप स्टोर कर सकते हो। और हमारे में ऐप में एक ही स्टोर होती है, हम लोग बना तो मल्टीपल सकते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग
एक ही स्टोर को बनाते हैं। अब हमने स्टोर बना दिया है, उसे इंपोर्ट भी कर लिया है। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। अभी हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी सी हम लोग यूआई बनाएंगे, क्योंकि कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं सोर्स में, जिसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा इनपुट का, तो इनपुट डॉट जेएसएक्स, और दूसरा जो हम लोग लिस्ट शो करवाएंगे वो, ये हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली RFCE, और लिस्ट में भी, इनपुट में भी RFCE। तो यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट बन गया है। अब यहाँ पर इनपुट बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग CSS कॉपी करेंगे, क्योंकि वो लिखने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा हमारा, इसलिए। तो हम लोग कहीं कोई भी वेबसाइट से उठा लेते हैं। अब इस इनपुट को हम लोग ऐप में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली इनपुट की यूआई बना दी है, और इसे ऐप में, जो मेन हमारी फाइल है app.jsx में, इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर हम लोग नेम हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देते हैं रिडक्स टूल किट। यह टेक्स्ट सेंटर में आ गया, और इनपुट में मार्जिन टॉप 10। इस तरीके से हमने सिंपली एक इनपुट बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक कर दिया तो आपको सही से दिखेगा। तो हमने सिंपली इतना किया है, और यहाँ पर इसके टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। हाँ, तो आपको ये इनपुट और ऐड आइटम का बटन दिख रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा, जो हम लोग इनपुट में लिखेंगे, उसे हम लोग एक स्टेट में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट इनपुट और सेट इनपुट यूज स्टेट बनाएंगे, जो इंपोर्ट होगी रिएक्ट से, और बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख देते हैं। अब इस इनपुट के ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज पे सेट इनपुट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को स्टोर करवा दिया है।
और यहाँ पर सिंपली लॉग करके देखते हैं इनपुट का कि यहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं, और इनपुट की वैल्यू में हम लोग इनपुट दे देते हैं। तो अभी हमने ये यहाँ पर देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमें मिल रहा है, तो हमारी स्टेट सही से बन चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग ऐड आइटम पे क्लिक करें तो ये डेटा हमारा जो हमने रिडक्स में आइटम बनाया था उसके अंदर ये डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले क्रिएट स्लाइड, यहाँ पर ऐड आइटम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने आइटम में वो डेटा स्टोर करवा देंगे, और वो स्टोर की हेल्प से अपने इस डेटा को देख सकते हैं। और यहाँ पर एरर मैंने खाली आपको एग्जांपल के लिए बताया था, यहाँ पर एरर की ज़रूरत नहीं है। और FJSX में रिडक्स है, ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐड आइटम बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना देंगे और उसमें वो डेटा को पास कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर अपने इनपुट में जाते हैं और यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं ऐड डेटा। अब वो फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं कॉन्स्ट ऐड डेटा। कि यहाँ पर क्या करना है कि ये ऐड डेटा के क्लिक पे हमने जो यहाँ पर ये ऐड आइटम फंक्शन बनाया था उसे वहां पर कॉल करवा देंगे। तो इसका थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं हैंडल क्लिक, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पास कर देते हैं, ये सिंपली इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे। अब हैंडल क्लिक पे क्या होगा कि हमारा ये जो क्रड स्लाइस में ऐड आइटम फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे, पहले यहाँ पर एक फंक्शनलिटी बना देते हैं। तो ये जो ऐड आइटम फंक्शन होता है, यहाँ पर हमें दो पैरामीटर मिलते हैं। पहला पैरामीटर होता है स्टेट, अब ये स्टेट कहाँ से आ रहा है, और दूसरा होता है एक्शन। ये दो दो पैरामीटर होते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं वो देखते हैं। अब हमें यहाँ पर स्टेट में क्या मिलेगा, जो हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेट दिए वो यहाँ पर मिल जाएगी हमें। तो जैसे हमने दिया है स्टेट डॉट आइटम, तो यहाँ पर हमें आइटम मिल जाएंगे। और ये एक्शन में क्या होता है कि एक्शन डॉट पेलोड में हम लोग जो भी डेटा पास करते हैं वो यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉग करके स्टेट देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड आइटम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हमारे ऑन क्लिक पे। तो हमने जो भी रिड्यूसर में जो भी फंक्शन बनाए हैं उसे कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले यूज डिस्पैच की जरूरत पड़ेगी। उसी के थ्रू हम लोग जो भी हमने रिड्यूसर के जो फंक्शन बनाए उसे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो वो करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भी डिस्पैच बनाते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच। ये डिस्पैच क्या होता है, यूज डिस्पैच। ये हमारा कहाँ से आ गया है, रिएक्ट रिडक्स से आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग हैंडल क्लिक पे इस डिस्पैच को कॉल करेंगे और इसमें ऐड आइटम जो हमने फंक्शन बनाया था वो पास कर देंगे। पर अभी ऐड आइटम यहाँ पर इंपोर्ट तो हुआ नहीं है क्योंकि वहां पर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड आइटम। ये हमारा कहाँ से होगा, क्रड डॉट स्लाइस डॉट एक्शन, ये यहाँ से हमारा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं।
और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। अभी तो यहाँ पर कोई वार्निंग आ रही है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर क्रिएट स्लाइस नहीं, हमारे पास है क्रड स्लाइस, तो हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रही है, पहले उसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने गलती क्या की है कि यहाँ पर एक्शन नहीं, एक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। ऐड आइटम करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोक्सी नाम का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसमें हमारी स्टेट मिलती है, पर अभी यहाँ पर प्रोक्सी मिल रहा है, वो अभी हम देखेंगे बाद में। पहले एक्शन का लॉग लेते हैं, एक्शन, और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं अपना इनपुट। तो हम कुछ लिख के, और जैसे ही ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये नेम क्यों देते हैं। तो देखो हमारे टाइप में क्या आ रहा है, जो हमने ये नेम दिया है क्रड स्लेश, कौन सा फंक्शन है हमारा, ऐड आइटम वाला, तो वो फंक्शन है। और उसके बाद पेलोड, पेलोड मतलब हमने जो भी यहाँ पर लिखा था वो हमें यहाँ पर पेलोड में मिल जाएगा। तो हमें सिंपली इसे क्या करना है कि इस पेलोड को हमारे इस आइटम में पुश करवा देना है डायरेक्टली, तो वो हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले इनपुट में जाके ये इनपुट वाले लॉग को बंद कर देते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इनपुट को नहीं भेजेंगे, यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहले यूनिक आईडी भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट, यहाँ पर हमारे डेटा बनेगा, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पर आईडी आएगी डेट डॉट नाउ, और वैल्यू में आएगा हमारा इनपुट। तो यहाँ पर हमें इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी, और हमारे पास यहाँ पर एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, और इस डेटा को हम लोग ये ऐड आइटम वाले फंक्शन में पास कर देंगे। और अब लॉग करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कुछ भी लिखा HTML और ऐड आइटम करता हूँ, तो देखो टाइप में क्रड स्लेश ऐड आइटम वाले फंक्शन को कॉल किया है, और पेलोड में हमने क्या, एक आईडी मिल गई है, और वैल्यू में हमें HTML मिल चुका है। अब इस डेटा को हमें अपने आइटम में पुश करवा देना है सिंपली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट को कॉल करेंगे, स्टेट डॉट, हमारे पास क्या है आइटम, तो देखो इसने हमें पहले ही सजेशन दे दिया है कि यहाँ पर आइटम नाम से है, तो उसे यहाँ पर ले लेंगे, और डॉट पुश में एक्शन डॉट पेलोड को डाल देंगे, क्योंकि हमारा डेटा एक्शन डॉट पेलोड में आ रहा है ना, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये आइटम हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसे अपने को पता कैसा चलेगा कि ऐड हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस स्टेट को कॉल भी करवा लेते हैं यहाँ पर। तो वो हम लोग लिस्ट में देखेंगे उस स्टेट को, तो वो आइटम को हमें एक्सेस करने के लिए एक और फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो हम फिर से रिडक्स टूलकिट में जाएंगे और देखेंगे किसकी जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर होता है यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर की मदद से हम लोग ने जितने भी स्टोर बनाई है उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो पहले सबसे पहले यूज सिलेक्टर फंक्शन को कॉल करना है, उसमें हमारी स्टेट में जो भी हमने नेम दिया उसको कॉल करना है। तो हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट, हमारी स्टेट आएगी यहाँ पर, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्टेट रखा है। यहाँ पर यूज सिलेक्टर, जो कहाँ से आएगा हमारा, रिएक्ट रिडक्स से। इसके अंदर हमारी स्टेट होती है। अब स्टेट में क्या मिलेगा हमें,
हमें स्टेट में डायरेक्टली ये CRUD स्लाइस वाला स्टेट नहीं मिलेगा, हमें ये पूरी स्टोरेज मिलेगी। तो स्टोरेज में यहाँ पर हमारी अभी क्या आ गई है लिस्ट में, खाली पूरी स्टोरेज। अब उस स्टोरेज में से हमें सिंपली क्या चाहिए, हमारा CRUD स्लाइस वाला डेटा, और CRUD स्लाइस में भी स्पेसिफिक क्या चाहिए हमें, हमने हमारे आइटम। तो एक बार देख लेता हूँ मैंने कोई टाइपो तो नहीं कर दिया है यहाँ पर, तो एक कर लेते हैं। और आइटम, यहाँ पर हमारे आइटम मिल जाएंगे, और सिंपली लॉक करते हैं स्टेट को, और इस लिस्ट को हम लोग ऐप में इंपोर्ट करवा लेते हैं लिस्ट। तो देखो हमारे लिस्ट JSX में 6 लाइन पे एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एरे एम्प्टी यहाँ पर हमने 6 लाइन पे लॉक किया था, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं कुछ भी डेटा ऐड करता हूँ, जैसे HTML को ऐड आइटम करता हूँ, तो यहाँ पर देखो वो डेटा ऐड हमारा हो रहा है। तो हमारे ऐड वाली फंक्शनलिटी सही से वर्क कर रही है। अब इसे डिस्प्ले भी तो कराना है, तो वो डिस्प्ले कराते हैं हम लोग। अब डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें हमारी स्टेट डॉट मैप फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एरे आ रहा है। अब इसमें हमारे जो आइटम है, और यूनिक की के लिए हम लोग इंडेक्स को भी कॉल कर लेंगे। अब हम लोग लिस्ट में उसको प्रिंट करवा देंगे सिंपली। तो आइटम डॉट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और इसकी की में हम लोग इंडेक्स को पास कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें 7 बार HTML लिख के आ गया है। इसका थोड़ी CSS दे देते हैं, वाइट डेकोरेशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमने लिस्ट को शो करवा दिया है। मैंने थोड़ा CSS का पार्ट स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिस्ट को शो करवा दिया है, और एक डिलीट वाला बटन बनाया है। अब हम लोग डिलीट वाली फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे। तो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बटन के ऑन क्लिक पे वो डिस्पैच वाला फंक्शन यहाँ पर भी कॉल करेंगे पहले, और ये डिलीट फंक्शन जो हमने CRUD स्लाइस में बनाया है पहले वो बनाते हैं, फिर उसे कॉल करवा लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेट, दूसरा क्या होता है एक्शन, ये दो चीजें होती हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिलीट वाले में हमारा कॉन्स्ट एक फंक्शन बना देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं,
फिल्टर डेटा नाम से इसमें स्टेट डॉट आइटम पे फिल्टर चला देंगे और इसमें जो हमारे आइटम्स होंगे आइटम डॉट आईडी और एक्सटेंड डॉट पेलोड में हम लोग एक आईडी भेजेंगे। अगर वो आईडी मैच हो गई तो उस वाले आइटम को फिल्टर कर देगा और हमें नया डेटा फिल्टर डेटा में दे देगा। तो हम लोग स्टेट डॉट आइटम में फिल्टर डेटा को स्टोर करवा देंगे। अभी हमने सिंपली इतना काम किया है। अभी हमने इस डिलीट आइटम फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है तो वो भी कर देते हैं। तो हमने इस डिलीट आइटम फंक्शन को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब हम अपने लिस्ट में जाएंगे और कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे डिस्पैच और यहाँ पर यूज डिस्पैच का यूज करेंगे और इस फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल करवा देंगे इसके डिस्पैच। इसमें हमें कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है? डिलीट आइटम वाला। और यहाँ पर क्या पास करनी है हमें? आइटम डॉट आईडी को आइटम डॉट आईडी। अब हमें फिल्टर करके वो डेटा मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ये फंक्शनलिटी सही से प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो अभी तो हमारे पास सारा डेटा चला गया है और यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, क्लास की जगह क्लास नेम करना पड़ेगा। तो वो कर देते हैं यहाँ पर क्लास नेम। तो ये वार्निंग चली जानी चाहिए। हाँ चली गई। अब यहाँ पर सिंपली HTML ऐड आइटम और हम क्या करते हैं सबसे पहले जैसे ही आइटम ऐड हो जाए तो इस इनपुट को एम्प्टी करवा देते हैं। तो इनपुट वाले कंपोनेंट में जाएंगे और हमारा डेटा ऐड होने के बाद सेट इनपुट को एम्प्टी करवा देंगे। तो दो बार ऐड कर दिया मैंने, एक बार CSS ऐड कर देते हैं। ये तीन चीजें को मैंने ऐड कर दिया। अब ये दूसरी वाले HTML को डिलीट करके देखते हैं। तो हमने देखो डिलीट किया तो यहाँ पर हमारा डिलीट हो चुका है। इस तरीके से हमने डिलीट आइटम वाली फंक्शनलिटी भी बना दी है। अब हमारे पास कौन सी फंक्शनलिटी रह गई है? अपडेट आइटम वाली। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अपडेट आइटम वाली फंक्शनलिटी आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको ये खुद ही परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करवा देना है कि हमारा जो भी यहाँ पर डेटा दिखेगा ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू बटन बनानी है डिलीट नाम से, ठीक है, और अरे एडिट नाम से। उसके क्लिक करने पे ये वाला जो डेटा है वो हमारे इस इनपुट में चला जाना चाहिए और वहां पर हम लोग चेंजेस करके यहीं पे ऐड करवा देंगे। तो वो कैसे करेंगे उसका यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले एक स्टेट बनाएंगे, मतलब स्टेट पैरामीटर लेंगे और एक्शन लेंगे। अब एक्शन में आपके पास क्या आएगा कि जो भी डेटा एडिट करना है वो पूरा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मुझे ये AI सजेशन दे रहा है, इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। ये एकदम सही सजेशन है कि यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट डेटा में क्या करेंगे, स्टेट डॉट आइटम पे मैप चला देंगे। तो अगर हमारी आईडी मैच होगी, जो आपने यहाँ पर आईडी दी है, अगर वो आईडी मैच होगी तो हमारा न्यू वाला डेटा ऐड कर दो और नहीं तो हमारा पुराना वाला डेटा रहने दो। ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा, फिर इसका आप इसको खुद ही एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अपडेट पे क्या किया है हमने, अपडेट पे
कि हमारे इस एरे में जितने भी आइटम थे उनकी आईडी यहाँ पर हमने चेक किए कि अगर आईडी मैच होगी, जैसे ये दोनों की आईडी मैच हो गई, यहाँ पर जो आपने ये डेटा दिया है उसकी आईडी और ये वाली आईडी मैच हो गई, तो क्या करो, यहाँ पर जो मैंने न्यू डेटा दिया है ना वो वाला ऐड कर दो, नहीं तो हमारा पुराना वाला जो डेटा था, जो आइटम था वही रहने दो। इस तरीके से ये लॉजिक बनाया है। और हमारा आपको पता ही है कि मैप फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है, तो हमें इस एरे में अपडेटेड आइटम्स मिल जाएंगी सारी, और जो भी आईडी मैच होगी वहां पर डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार समझना सही से, तो आप समझ लोगे, फिर उस अपडेटेड डेटा को हम लोग स्टेट आइटम में स्टोर करवा देंगे। इस तरीके से हम लोग डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ भी लिखा, उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर कोई भी डेटा हो उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। एडिट वाला आपको करना है। अब एक बार इसका फ्लो समझ लेते हैं सही से। तो सबसे पहले सारी फाइलें बंद करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टोर बनाई। अब ये स्टोर क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है, और वो मैंने मेन में प्रोवाइड कर दिया है। तो अब हम लोग विदाउट प्रॉप्स पास किए कहीं से भी डेटा को एक्सेस करते हैं। अब वो डेटा एक्सेस कैसे होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिस्ट में जैसे लिया है मैंने, यूज सिलेक्टर के यूज करके। अब यूज सिलेक्टर से हमें पूरी ये स्टोरेज मिल जाती है, इसमें से हम लोग किसी का भी डेटा ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्रिएट स्लाइस में हमने ऐड आइटम, डिलीट आइटम और अपडेट आइटम वाले फंक्शन बना दिए। इस तरीके से हमारा इस रिडेक्स क्रड ऐप का फ्लो है, और इसके सोर्स कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।